लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के तहत अलग अलग राज्यों में 102 सीटें हैं, जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 20 मार्च को ही अधिसूचना जारी की गई थी। इन जगहों पर नामांकन के लिए आखिरी तारीख 27 मार्च है। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुताबिक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 28 मार्च को होगी और कैंडिडेट्स 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। हालांकि बिहार में होली की वजह से नॉमिनेशन फॉर्म अब 28 मार्च तक दाखिल किया जा सकेगा। इन राज्यों में अभी कई बड़े उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिनमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल है। इस वक्त सीधे हम रुख करते हैं पटना स्टूडियो का, जहां पर बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये 4 सीट है राजीव, इन 4 सीटों को अगर एनालिसिस करें, जहां 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बिहार में एनडीए ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से सब कुछ अभी तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नॉमिनेशन के लिए भी अब कल तक की तारीख है। कौन कौन वो बड़े चेहरे होंगे जो कल नॉमिनेशन करेंगे? नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो है वो आज यानी कि 27 तारीख को हुई थी, लेकिन चूंकि बिहार में आज यानी कि 26 और 27 को सरकारी छुट्टियां हैं, लिहाजा एक दिन का एक्सटेंशन दिया गया है और 28 तारीख यानी कि कल जो है वो फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। और कल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गया से जीतन राम मांझी एनडीए से अपना पर्चा जो है वो दाखिल करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सर्वजीत आरजेडी से वहाँ अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ठीक उसी तरीके से औरंगाबाद में अभय कुशवाहा आरजेडी से अपना नॉमिनेशन कल फाइल करेंगे और सुशील सिंह बीजेपी से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नवादा से भी सीट की जो है वो घोषणा हो गई है, वहाँ पर भी कोई रविदास हैं जो कि महिला है, वो वहाँ से नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और इसके अलावा विवेक ठाकुर जो है वो बीजेपी से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा जमुई से भी जो है वो चिराग पासवान के जो बहनोई हैं वो एलजेपी से वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और आरजेडी से जो है वो कोई महतो हैं वो वहाँ से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो फर्स्ट फेज के लिए लगभग घोषणाएं हो चुकी हैं। तो लिहाजा हर एक जो मुख्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता होंगे या फिर जो वहाँ के प्रत्याशी जिनको नॉमिनेट किया गया है पार्टी की तरफ से, वो वहाँ से कल जा करके नॉमिनेशन करेंगे। और कल चूँकि आखिरी तारीख है और उसके बाद फिर सेकेंड फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। जी आसिया। और राजीव, इन 4 सीटों के प्रोफाइल पर अगर नजर डालें तो इन 4 सीटों में वोट बैंक किस पार्टी के रहे हैं और क्या मौजूदा सांसद को अब के जो कैंडिडेट अपोजिशन के होंगे वो किस तरह टक्कर देते हुए नजर आएंगे? नहीं, देखिए अच्छा, 2019 की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में ये 4 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में थी। जमुई की सीट जो है वो वहाँ से चिराग पासवान सांसद हुआ करते, भी निवर्तमान सांसद हैं, तो वो सीटें एक बार फिर से जो है वो सीट चिराग के खाते में चली गई है। वहीं अगर नवादा की बात करेंगे तो वह अभी एनडीए के खाते में थी, लेकिन वो उस समय चंदन सिंह वहाँ से सांसद हुआ करते, अभी निवर्तमान सांसद हैं जो कि सूरजभान के भाई हैं, लेकिन इस बार वो सीट चेंज करके बीजेपी ने खुद ले लिया। इस बार विवेक ठाकुर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। औरंगाबाद से बीजेपी के जो अभी निवर्तमान सांसद सुशील सिंह वो वहाँ पर चुनाव फिर से एक बार लड़ रहे हैं, वो बीजेपी खाते में है। और गया की सीट जो है वो जेडीयू के खाते में थी, तो इस बार उसको रिप्लेस करके वहाँ पर मांझी जी को दिया गया है। तो ये 4 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं से एनडीए के खाते में थी, लेकिन इस बार की लड़ाई जो है वो हो सकता है कि थोड़ी दिलचस्प हो। हालांकि दोनों जो राजनीतिक दल हैं वो कह रहे हैं कि भाई 40 की 40 सीटें जो है वो जीत करके उनकी झोली में जो है वो इस बार मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सीट देखिए, होता क्या है आसिया कि चूँकि आप भी लंबे समय से, आपका भी लंबा कैरियर रहा है पत्रकारिता में, आप भी लंबे समय से देख रही है कि लोकसभा के का जो वोटिंग का जो पैटर्न होता है वो 2 दिन 3 दिन पहले जाकर के चेंज हो जाता है। तो ये कहना कि अभी कौन जीतेगा ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, कौन हारेगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों पार्टियाँ, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन हो, उसके जो लोग जिनको वो सीटें दी गई हैं वो तमाम पार्टियाँ जो है वहाँ पर पूरी ताकत लगा रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर चुनाव को जो है वो जीता जाए। लेकिन अभी तक की जो हवा का जो रुख है वो कहीं ना कहीं से यह बता रहा है कि इस बार फाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आसान एनडीए के लिए भी नहीं रहने वाला है। क्योंकि अगर आप सुशील सिंह की बात करेंगे तो वो तीसरी बार उनको वहाँ से भाजपा ने टिकट दिया, अगर वो जीत जाते हैं तो तीसरी बार सांसद बनेंगे। लेकिन वहाँ पर अभय कुशवाहा को दिया गया। अभय कुशवाहा पहले जेडीयू के यूथ के अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार के, और ठीक आज से 5 दिन पहले वो अचानक पार्टी छोड़ते हैं और फिर लालू प्रसाद यादव उनको टिकट देते हैं। कुछ ऐसी
स्थिति आपको नवादा में भी देखने को मिलेगी। हालांकि नवादा में आरजेडी में भीतरघात होने का बड़ा चांस है, चूँकि वहाँ पर जो राजवल्लभ यादव हैं उनके भाई विनोद यादव वहाँ से वो पूरी तैयारी कर चुके थे, उनको टिकट मिलने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अंत समय में उनका टिकट जो है वो काट दिया गया। जमुई में भी कुछ इस बार ऐसी स्थिति है, चूँकि चिराग पासवान ने वहाँ से अपना सीट चेंज करके अब इस बार वो हाजीपुर से अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ भी इस बार टक्कर जो है वो कांटे की होगी। काफ़ी दिलचस्प टक्कर वहाँ पर भी देखने को आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो नवादा में जो है वो वहाँ भी आपको लड़ाई इस बार काफ़ी दिलचस्प होगी। हालांकि विवेक ठाकुर जो है वो भाजपा से वहाँ पर प्रत्याशी हैं, सीपी ठाकुर के वो बेटे हैं, लेकिन लड़ाई इस बार जो है वो ऐसा जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई राम मंदिर का इशू है, राम मंदिर भगवान राम को ले आए हैं नरेंद्र मोदी, तो अब इस बार उनको 400 पार का आंकड़ा उनका पार कर जाएगा। तो इस बार मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरीके से तैयारी इंडी गठबंधन के नेताओं ने की है या फिर इंडी गठबंधन ने की है कि लड़ाई इस बार किसी भी सीट पर बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा जीतना। हालांकि दावे अपने अपने तरफ से तमाम राजनेताओं के द्वारा, तमाम दलों के द्वारा किए जा रहे हैं। जी आसिया। इस बीच एक और बड़ी खबर राजीव, इस पर भी बात करना लाजमी है। इंडिया गठबंधन में बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जो रार नजर आ रही थी, जिस तरह कांग्रेस और आरजेडी लग रहा था कि अब ये गठबंधन नहीं रह पाएगा, अपने अपने तरीके से सभी अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, क्योंकि राजद लगातार अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे रहा था। अब इन सब के बीच बैठक होती है, आज दूसरे दौर की बैठक भी है। तेजस्वी और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या सारी चीजें तय हो गई हैं? अब कोई नाराजगी नहीं, आज मिलकर ये फैसला लेंगे और ये माना जाए कि सहमति के साथ कल नॉमिनेशन सभी का नाम सामने आ जाएगा। अच्छा, ये गाना बड़ा अच्छा है। आपको याद होगा कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, छुपाना भी नहीं आता। तो वही स्थिति है इन दिनों आरजेडी और कांग्रेस की। आरजेडी को भी काफ़ी मोहब्बत है, वो बता नहीं पा रही है, छुपा नहीं पा रही है। कांग्रेस को भी आरजेडी से उतनी ही मोहब्बत है कि कांग्रेस भी ना तो चाह करके बता पा रही है, ना छुपा पा रही है। और यही जो मोहब्बत है एक बार फिर से इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम भी कर रही है। और यही वजह है कि कल आप देखी होंगी कि कल देर शाम किस तरीके से तेजस्वी यादव और जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ उनकी लंबी बैठक हुई। अखिलेश सिंह भी जो बिहार के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वहाँ पर वो पहुँचे हुए थे। मुकुल वासनिक के आवास पर कल देर शाम बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में बहुत कुछ बातें छन करके सामने नहीं आई थी। लिहाजा एक बार फिर से भी बैठक बुलाई गई है और इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में सब कुछ जो है वो बातें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि आरजेडी अभी तक 6 से 7 सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई कम से कम 11 सीट 12 सीट उनको चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि 10 सीट पर 9 या 10 सीट पर कांग्रेस को जो है वो मना लिया जाएगा। लेकिन जो मेन पेज जो फंस रहा है वो पूर्णिया की सीट को लेकर के, कटिहार की सीट को लेकर के, क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव की पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में हो गया। पप्पू यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। पप्पू यादव जब लालू प्रसाद से मिले थे तो लालू प्रसाद ने उनको कहा था कि भैया आप चुनाव की तैयारी कीजिए, लेकिन मधेपुरा से जाकर के आप चुनाव लड़िए। जबकि पप्पू यादव ने कहा कि भाई उनके लिए जीवन मरण का सवाल है पूर्णिया, वो जिए या मरे सब कुछ पूर्णिया ही उनके लिए अब है। कटिहार में तारीख नंबर वहाँ से 5 बीमा भारती की एंट्री क्या मुश्किलें बढ़ा रही है यहाँ पर? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बीमा भारती इतनी बड़ी कैंडिडेट है कि वो वहाँ पर उनको आरजेडी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो एनडीए को वहाँ पर, चूंकि संतोष कुशवाहा 2 टर्म से वहाँ पर सिटिंग एमपी है, तीसरी बार भी उनको टिकट मिला है कि वो बीमा भारती चुनौती दे पाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है बीमा भारती को एडजस्ट किया जाए, उनको कहा जाए कि भाई आपको हम विधानसभा में फिर टिकट देंगे, अभी आप विधायक हैं भी ऑलरेडी जेडीयू से। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती ने जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा नहीं दिया है, विधानसभा सदस्य की सदस्यता से। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती को बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और बीमा भारती का कोई बहुत बड़ा कद भी नहीं है कि पप्पू यादव के सामने वो ठहर सके। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो पूर्णिया सीट पप्पू यादव के नाम पर ले लेगी और पप्पू यादव वहाँ से चुनौती भी दे सकते हैं जेडीयू को। दूसरी तरफ तारिक अनवर है कटिहार से, 5 टर्म्स वहाँ से वो सांसद रहे हैं। मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ पर अल्पसंख्यकों की बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है वहाँ पर। अभी 2 उस लोकसभा के अंतर्गत, जो कटिहार लोकसभा के अंतर्गत जो 2 विधानसभा की सीटें वो भी फिलहाल कांग्रेस के खाते में। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का हक वहाँ पर बनता है, तो एक सीट उस पर जो है वो जीत चल रहा है। मुझे लगता है कि उस दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं से सहमति बन जाएगी। और कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाई सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, और आज देर शाम या फिर कल जो है वो पटना में ये लोग गठबंधन के प्रत्याशियों के विधिवत नाम की घोषणा कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जीत है। 1 या 2 सीट पर इधर उधर होगा और निश्चित तौर पर ये लोग मान जाएंगे। क्योंकि देखिए काफ़ी अड़चने हैं, अगर इंडी गठबंधन खंड खंड विभक्त होता है और अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ता है अपने अपने सिंबल पर, तो निश्चित तौर पर एनडीए को बिहार में काफ़ी मजबूती मिलेगी। और एनडीए के लिए ये लोग एक ओपन स्पेस दे देंगे उसको बाजी मारने के लिए, जो कि कहीं से भी इंडी गठबंधन के नेता जो है वो नहीं चाहेंगे। खास करके लालू प्रसाद यादव
यादव वो नहीं चाहेंगे कि बिहार में 40 की 40 सीट उनको जीतने के लिए दे दिया जाए। और यही वजह है कि अभी की जो बैठक होगी उसमें आरजेडी भी कुछ पीछे आएगी, कुछ जो है वो कांग्रेस को भी पीछे जाना पड़ेगा, ताकि आपसी सामंजस्य, आपसी सहमति जो है वो बन सके और उसके बाद फिर सीट पर जो है वो लोग आज या कल देर शाम तक पटना में आकर घोषणा भी कर सके। जी आसिया, यानी इंडिया गठबंधन को अपनी मजबूती साबित करने के लिए समझौता करना होगा और शायद आज की बैठक में समझौता दोनों ओर से हो और सहमति बन जाए। सीमांचल के इलाके पर अगर बात करें, वहां की राजनीति पर बात करें, जिस तरह से वहां पर ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दम दिखाया है, इस बार क्या लोकसभा चुनाव में यहां पर वो तीसरा फैक्टर भी तस्वीर बदल सकता है? राजीव, देखिए निश्चित तौर पर आसिया, जो आपकी चिंता है वो जायज़ है अपने आप में, क्योंकि जो सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पर इस बार ओवैसी जो हैं वो इस तरीके से इस बार वहाँ पर खुद का प्लेसमेंट करवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव में जो है वो एनडीए और महागठबंधन जो है वो धाराशायी हो सके। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव को देखेंगी तो वहाँ पे ओवैसी 5 सीट वहाँ से चुनाव में जीते थे और वो 5 सीट जो है वो आरजेडी की सीट हुआ करती थी। क्योंकि देखिए बिहार में मैच समीकरण का मतलब ही कहा जाता था कि मुस्लिम और यादव का समीकरण, 14% आबादी यादव की है, 17% आबादी मुस्लिम की है। और अभी तक लालू प्रसाद यादव जो है वो मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। और राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो वो स्पेस जो है वो जो स्पेस उनको मिलना चाहिए था या फिर जो एक स्पेस खाली हमेशा रहा है और उस पर जो विधिवत वो जगह दी जानी चाहिए थी 17% की आबादी को, वो लालू प्रसाद यादव नहीं देते रहे। 1990 से अगर आप पूरे लालू के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो सिर्फ वो अल्पसंख्यक मतों का किस तरीके से पोलराइजेशन अपने पक्ष में किया जा सके, इसी में वो लगे रहे हैं। देखिए लगातार हम लोग चर्चा करते रहे हैं आसिया जी इस बात को लेकर के कि ओवैसी एक बड़ा फैक्टर है, न सिर्फ बिहार के सीमांचल बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप देखेंगे तो ओवैसी आने वाले दिनों में इस देश के जिन्ना साबित होंगे। क्योंकि जिस तरीके से वो, चूंकि उनके विषय में आरोप यह लगा दिया जाता है कि भाई वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करे, ये एक अलग बात है। लेकिन वाकई में ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते हैं, वो मुस्लिमों के लिए राजनीति करते हैं। चूंकि उनको पता है कि भाई इस देश में हिंदुस्तान से मुसलमानों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, चूंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा 17% के करीब है। अगर आप अलग करने की सोचेंगे, चाहे बीजेपी या कोई भी, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद ही क्यों नहीं सत्ता में आ जाए या फिर संघ ही क्यों नहीं आ जाए, तो फिर उनको एक अलग देश की आपको मान्यता देकर के वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कहीं से भी संभव नहीं है। तो ये चीज़ ओवैसी को पता है कि आखिर 17% वोट को किस तरीके से अपने पक्ष में उसका ध्रुवीकरण करवाना है। यही वजह है कि जो सीमांचल का जो इलाका आप देख रही है वो पूरे तरीके से मुस्लिमों की आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पर हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। चूँकि बगल में नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, बगल में पश्चिम बंगाल की सीमा है, तो वहाँ से मुस्लिम बड़ी संख्या में शिफ्ट कर रहे हैं इधर से। और अभी जो सीए कानून जो लागू किया गया है उसमें भी कहा गया कि भाई 2014 तक जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। तो एक बड़ी आबादी मुसलमानों की जो है उनको सिटीजनशिप हिंदुस्तान में दे दी जाएगी, जो कि सीमांचल के इलाके में, और उनका जो नेटवर्क है वो कटिहार से लेकर के और इधर दरभंगा मधुबनी तक फैल गया है, वो पूरा जो बॉर्डर का इलाका है। और आप उससे अगर आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर तक फैल गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा तक। तो ये जो चिकन नेक जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा चिकन नेक है जिसका वोट जो है वो हर एक दल लेना चाहता है। लेकिन अब ओवैसी ये कह रहे हैं जाकर मुसलमानों को, तो इनका दौरा भी हुआ था कुछ दिन पहले सीमांचल के इलाकों में, वो मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव आज तक आपको ठग रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुओं का डर दिखा करके आपको चाह रहे हैं कि आपके वोट को अपनी तरफ लिया जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वाकई में आपको वोट देना है और बीजेपी को आपको आने वाले दिनों में रोकना है तो आपको आरजेडी से अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस बार जो वो टिकट भी दे रहे हैं उसमें चूंकि उनकी पार्टी का तो सीधा एक सिद्धांत है कि भाई मुसलमानों को ही ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे, तो इस इलाके में अगर वो बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट देते हैं ओवैसी, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है, तो निश्चित तौर पर सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई पटकथा जो है वो लिखने का काम ओवैसी करेंगे। और लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वाकई में मुस्लिमों का कितना समर्थन ओवैसी को मिल पाता है, क्योंकि देखिए मुस्लिम का जो वोट है वो भी बट जाता है। अभी देखिए जेडीयू के उम्मीदवार को खड़ा किया गया है किशनगंज से, तो कुछ जो मुस्लिम हैं जो उनके साथ हैं वो निश्चित तौर पर उनको वोट करेंगे। अगर मुसलमानों का वोट मिलता है जेडीयू उम्मीदवार को, इधर हिंदू वोट का पोलराइजेशन अगर एक तो वन साइडेड होता है जेडीयू की तरफ, तो हो सकता है कि जेडीयू के जो उम्मीदवार है वहाँ से वो चुनाव जीत जाएं। अगर मुस्लिम वोट का बिखराव होता है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान जो है वो आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, ओवैसी को भी भुगतना पड़ेगा। तो ओवैसी अब इसी पूरी तरीके से इस जुकात में लगे हुए हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो भले ही जेडीयू उम्मीदवार दिया है, लेकिन मुस्लिम वोट जो शिफ्ट जो है वो जेडीयू की तरफ ना करे, आरजेडी की तरफ ना करे, बल्कि उनकी तरफ करे। और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो बहुत हद तक वो कामयाब भी होंगे। तो इसका नुकसान सीधे तौर पर तो इंडिया गठबंधन को ही होगा,
क्योंकि ये अल्पसंख्यक की राजनीति तो करती हैं और ये दिखाती हैं कि वो अल्पसंख्यक की हिमायती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो वो देती नहीं, तो इसका फायदा जाहिर तौर पर AIM ले जाएगा। नहीं, देखिए आसिया, अभी जो 4 सीटों पर टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से, उस 4 सीटों में से एक भी मुसलमान नहीं है। बीजेपी तो शुरू से ही कहती है कि भाई हम मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं, उनको मुसलमानों के वोट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो मुस्लिम के पक्ष में बीजेपी जैसे ही जाएगी, हिंदू वोट जो है वो उनका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की बात करती है, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उनके पास सीट ही नहीं उनको चुनाव में लड़ने के लिए दिया जाता है आरजेडी की तरफ से। तो ये चीज़ अब मुस्लिम बखूबी समझने लगे हैं आसिया। और अगर वाकई में आप अगर माई की पार्टी कहते हैं आरजेडी को, और 17% मुसलमानों की आबादी है, तो अगर उस अनुसार भी अगर आप सीट देंगे तो कम से कम बिहार में 40 में से 10 सीट मुसलमानों को मिलना चाहिए, जो कोई भी पार्टी नहीं देगी। ये तय है, लालू प्रसाद यादव भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उधर देंगे तो उनका जो अपना यादव का जो सीट है वो काफ़ी घट जाएगा। और लालू प्रसाद यादव बिहार में एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने 1990 के दशक में इस राज्य में बिहार में यह स्थापित किया कि भाई जातिगत राजनीति जो है वो बिहार में चलनी चाहिए, और बिहार उसका गवाह भी रहा है, और 1990 से विधिवत उसकी शुरुआत हुई है। तो लालू प्रसाद यादव से हट नहीं सकते हैं, मुसलमानों को उतनी सीटें दे नहीं सकते हैं। जेडीयू जो है वो 40 में से आप देख लीजिए, उनको 16 सीट मिला, उसमें से एक मुसलमान सिर्फ आपको किशनगंज में उन्होंने दिया है, बीजेपी की तरफ से दिया नहीं गया है। कांग्रेस की तरफ से मुझे लग रहा है कि मुश्किल से तारिक अनवर को एक सीट दे दी जाएगी कटिहार में। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है जो उसका प्रतिनिधित्व करे। अब मुसलमानों को यह लग रहा है कि भाई ओबीसी उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ओबीसी सिर्फ खुल करके मुखालफत करते हैं, वो मुसलमानों की अल्पसंख्यकों की वो मुखालफत करते हैं, उसकी वो राजनीति करते हैं। तो वो अगर 5 सीट भी देंगे तो वो अल्पसंख्यक को ही सीट देंगे। तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक मतों का जो विभाजन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन, वह भी नहीं होगा, और उसका लाभ भी ओबीसी को मिल सकता है। हो सकता है कि इस बार वो चुनाव नहीं जीते आसिया, लेकिन उसका लाभ आने वाले दिनों में उनको विधानसभा में मिलेगा, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का भी चुनाव है, 243 सीटें विधानसभा में। उसमें अगर ओबीसी इस स्ट्रेटेजी को भुनाते हैं तो इसका लाभ कम से कम वो 20-25 सीट पर बिहार में ले सकते हैं विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं से ओबीसी की स्ट्रेटेजी का भी यह हिस्सा है, और यही वजह है कि आरजेडी अगर वाकई में ओबीसी मजबूती के साथ बिहार में कैंपेन करते हैं तो इसका सीधा नुकसान इंडी गठबंधन को आप नहीं कर सकते हैं, इसका सीधा नुकसान आरजेडी को होगा, क्योंकि आरजेडी का जो बेस है माई समीकरण, उसमें अगर सिर्फ एक यादव वोट अगर उनको जाएगा 14%, या फिर मुस्लिम में अगर 2-3% चला भी जाता है, बाद बाकी जो अन्य जातियाँ उसमें भी अगर आप 3-4% जोड़ लेती हैं तो भी उनके वोट का परसेंटेज 20 से ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि यादव भी कोई भी जाति जो है पूरी तरीके से अपनी जाति को सपोर्ट नहीं करती है। तो 14% में से 2-4% बीजेपी भी काटेगी, क्योंकि 2-3 यादव उम्मीदवारों को भी उन्होंने टिकट दिया है इस लोकसभा चुनाव में। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो आरजेडी को करना पड़ेगा, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव लाएं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 ही सीटें उन्होंने बांटा है, अभी जो 36 सीटें हैं उसमें देखना होगा कि क्या करते हैं लालू प्रसाद यादव। राजीव, एक और चीज़ यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, ये जो फिर से नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं और जो सिंपैथी वोट चाह रही है अब आरजेडी, जिस तरह से तेजस्वी अपनी सभाओं में हमला करते रहे हैं नीतीश पर या बीजेपी पर, क्या इसका फायदा लोकसभा चुनाव पर दिखेगा, इसका असर दिखेगा? क्योंकि अमूमन राज्य की राजनीति अलग होती है और लोकसभा चुनाव में राजनीति अलग होती है, लेकिन क्या ये हाल का घटनाक्रम जो भी हुआ है ये लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के जहन में रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसे कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है वो उसमें जब लोग वोटिंग करते हैं तो वो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि भाई केंद्र में सरकार बननी है। तो ये चीज़ लोगों को पता है कि बिहार में एक अगर वो आरजेडी को सपोर्ट भी कर दे तो केंद्र में सरकार नहीं बन सकती है आरजेडी के, क्योंकि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं। और दूसरा ये है कि आप बीजेपी की स्ट्रेटेजी को समझिए। बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, बीजेपी के जो नेताओं से अगर आपकी जब बात होगी, हमने कई नेताओं से बातचीत की है। हम जब मुझे याद है कि लास्ट टाइम 2019 में जब अमित शाह आए हुए थे तो वहाँ पार्टी कार्यालय में पीसी चल रहा था, तो मैंने एक सवाल भी उनसे पूछा था कि अमित जी क्या चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है? तो उनका ये जवाब था कि बीजेपी कभी भी चुनाव की तैयारी नहीं करती है। बीजेपी 24 घंटा और 365 दिन चुनाव की तैयारी में रहती है। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप देखिए कि बीजेपी की जो रणनीति होती है, जो कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, वो कि बीजेपी हमेशा से चुनाव की तैयारी में रहती है, वो ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे कि हर एक स्टेट में हर एक साल चुनाव होता है, और देखिए आपकी बीजेपी जो है वहाँ पर किस तरीके से उसका ग्राफ बढ़ता है। अगर घटता है तो फिर वो कोशिश करती है किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए। बाद बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके पास इतनी
फंडिंग नहीं है, उनका इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सालों भर चुनाव की तैयारियों में जुटे रहे। बीजेपी आज की तारीख में सांगठनिक रूप से भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका कि संगठन जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मजबूत है और उसके जो वर्कर्स हैं वो सरजमी पर सबसे ज़्यादा है। इसी का लाभ जो है वो बीजेपी को मिलता है और यही वजह है कि बीजेपी बहुत कंफर्ट पोजीशन में रहती है, कंफर्टेबली वो तैयारी भी करती है। और आप देखते होंगे कि जो नरेंद्र मोदी जब वो जाते हैं जनता के बीच में या फिर अमित शाह जाते हैं, यही चूँकि दो बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो आप देखते होंगे कि उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं रहती है, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस वोटर्स को टारगेट करना है उसको किस तरीके से वो टारगेट करेंगे और उसको वो टारगेट करते हैं शुरू से, लिहाजा उनके अंदर बेचैनी नहीं रहती है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से इस बार, क्योंकि आप इस बार भी देखिए ना आसिया कि इंडी गठबंधन जो है वो इंटैक्ट रहा कहाँ, जिस नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की नींव डाली बिहार में, बिहार तो शुरू से बदलाव का वाहक रहा है। वही नीतीश कुमार इंडी गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं कांग्रेस की कुछ गलत नीतियों के कारण, आरजेडी कुछ गलत नीतियों के कारण, और उनको अंततः वो फिर से बीजेपी के साथ जाना पड़ता है। तो ये तो बीजेपी की कूटनीतिक जीत है, इसको आप मानेंगे। और यही वजह है कि बीजेपी इस तरह की रणनीति करके, आप देखिए कि कई जगहों पर आप साउथ में देखिए कि बीजेपी विरोध करती रही है जिन नेताओं का, फिर उसी के साथ जाकर के वो मिल जाती है। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ उनकी विरोध की राजनीति रही है, उनको फिर वो अपने पाले में ले लेते हैं ताकि उनका वोट परसेंटेज बढ़ सके। आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, वहाँ पर देख लीजिए आप, अजित पवार जो कल तक 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे, उनको आने पर अपने साथ मिला लेती है। हेमंता बिश्व शर्मा को आप देख लीजिए असम में, उनको अपने साथ ले लेती है, जबकि हेमंता बिश्व शर्मा पर वो जांच की बात कर रही थी। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से सत्ता की कुर्सी तक, सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना है। और ये जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं से जो इंडी गठबंधन है वो पीछे रह जाता है और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है आसिया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपोजिशन के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बिल्कुल, राहुल गांधी कभी भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि जब तक आप मोदी के खिलाफ एक मोदी के समकक्ष एक व्यक्तित्व को, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व बनाकर उसको आप खड़ा नहीं करते हैं, तब तक आप लड़ नहीं सकते हैं। आसिया बहुत अच्छी एंकर हैं, आपके खिलाफ अगर इसके राजीव को खड़ा होना है तो मुझे तो फिर मेरे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए ताकि मैं आसिया का मुकाबला कर सकूं, उसके बाद ही मैं आपको चुनौती दे सकता हूं। तो यहाँ पर ये स्थितियां हैं नहीं, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास कोई व्यक्तित्व नहीं है और आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से बीजेपी जो है पिछले लगातार 2 टर्म से सत्ता में आ रही है और इस बार भी जो स्थितियाँ बता रही है उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो इंडी गठबंधन पर भारी पड़ती दिख रही है। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया राजीव ये तमाम सीटों पर एनालिसिस करने के लिए। तो अब कल का दिन है जब यहाँ पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा बिहार में, जो कि होली को लेकर आज सरकारी छुट्टी है, जिसकी वजह से कल यहाँ पर नॉमिनेशन होगा। हालांकि देश के अन्य जगहों पर जहाँ पहले चरण के नॉमिनेशन होने हैं उनके लिए आज अंतिम दिन है और कौन कौन दिग्गज अब एनडीए के उम्मीदवार के सामने होंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि विपक्ष के पास अभी तक वो चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसके मुकाबले कोई वैसा चेहरा नहीं है जो इंडिया गठबंधन को मजबूती पर ले जाए। लेकिन दावे लगातार हो रहे हैं, राजद और कांग्रेस की भी अपने अपने दावे हैं कि इस बार तमाम सीटों पर उनकी जीत होगी और बीजेपी को इतनी आसानी से जीत मिलने वाली नहीं है। बहरहाल आप तमाम खबरों के लिए, चुनाव से जुड़ी हुई हलचल जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।